नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक माथुर, इंटरनल हॉस्पिटल परिवार, चेयरमैन डॉक्टर समीर शर्मा, को चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेस मंजू शर्मा की तरफ से आपका इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। और स्वागत करता हूं आज हमारे बीच बैठे पैनलिस्ट डॉक्टर आर.एस. खेदर, जो कि मेडिकल डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर के शर्मा, जो कि हेड पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं, और डॉक्टर किशोर मंगल, जो कि इंचार्ज हैं क्रिटिकल केयर के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे अगर अपनी बॉडी को एक हाईली सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री की तरीके से देखें तो उसके दो बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्ट्रेशन प्लांट्स अपन मानते हैं। वो एक है किडनीज और दूसरे हैं लंग्स। वैसे तो इंटेस्टाइन भी काम करती है, स्किन भी काम करती है, बट दो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फिल्ट्रेशन प्लांट के तरीके से ऑर्गन्स काम करते हैं उसमें किडनी एंड लंग्स है। अपने बॉडी का जितना भी इम्पॉर्टेंट फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, पीएच या गैस एक्सचेंज जो है, ये दोनों ही मेनली इसके अंदर काम करते हैं। जिसमें गैसियस एक्सचेंज जो है, जो अपन ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादातर व्यक्तियों को अपने ब्लड प्रेशर, शुगर के बारे में तो ज्ञान होता है, पर ये नहीं पता होता कि बॉडी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो बॉडी का पीएच है, या अपने ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स है। ये लोगों को ज़्यादातर ज्ञान नहीं होता, और ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इसमें थोड़ा सा भी अगर चेंज आ जाता है तो आदमी बेहोशी की हालत तक जा सकता है। ग्लोबली जो अगर देखा जाए भी लोग ज़्यादातर अवेयर रहते हैं हार्ट को लेके, यहाँ तक कि ब्रेन स्ट्रोक को लेके, पैरालिसिस को लेके, पर अगर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ में देखा जाए तो जो लंग प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें सीओपीडी वर्ड तो ज़्यादातर व्यक्ति समझते नहीं है कि सीओपीडी क्या चीज़ है। लोग ज़्यादातर अस्थमा, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस लंग को लेके समझते हैं, पर वो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हो चुका है सीओपीडी। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर आर.एस. खेदर साहब से पूछना चाहूँगा कि ये जो पिछले कुछ दशकों में जो चेंज आया है, लोग पहले हार्ट को लेके चलते थे, स्ट्रोक को लेके चलते थे, बहुत सारी चीज़ें लेके चलते थे, पर जो पल्मोनरी डिजीजेस का जो ग्राफ बढ़ा है, ख़ास तौर पे सीओपीडी को लेके या लंग प्रॉब्लम्स को लेके, आपका क्या मानना है? देखिए, सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जो हम बहुत पहले से अपने सिस्टम में थी। धूम्रपान सब लोग जानते हैं कि धूम्रपान से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, चाहे वो दमे की शिकायत हो, चाहे कैंसर हो, चाहे दूसरी अन्य बीमारियां हो। लेकिन आज की तारीख में जो एक ज्वलंत समस्या आ रही है वो एयर पोल्यूशन की है, केमिकल पोल्यूशंस की है, इवन इंडोर पोल्यूशंस की है। रिसर्चर्स का मानना है कि 90% दमे की शिकायत है वो धूम्रपान से होती है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। 10% में हम ये मान रहे हैं कि ये एयर पोल्यूशन है, केमिकल फ्यूम्स हैं, या फिर जो लेडीज़ कुकिंग करती हैं उस कुकिंग की वजह से जो फ्यूम्स उड़ती हैं उनकी वजह से दमे की शिकायत होती है, उनकी वजह से है। एक जो डस्ट वातावरण में उड़ती है वो एक इसका मुख्य कारण है। ये लीडिंग कॉज है। जैसे जैसे उम्र बढ़ी है, आदमी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा, इसकी जो इम्पोर्टेंट सीक्वेली है कि लंबे समय तक दमे का पेशेंट है वो आगे जा कर के उसके अंदर दो चेंजेस आते हैं, चाहे वो कोर पल्मोनल का हो या इससे संबंधित पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन की अन्य बीमारियां हों। ये उनकी एक एंड स्टेज से बीमारियों के रूप में आता है, और आगे जा कर के उसका बुढ़ापा में भी दिक्कत आती है, और ये एक इम्पोर्टेंट जो मॉर्बिडिटी का कारण मतलब जो लोग बाग ज़्यादातर मान के चलते थे कि जो लंग प्रॉब्लम्स है, इन्फेक्शन तो मानते थे, पर ज़्यादातर मानते थे कि लोगों की एलर्जी। बट स्मोकिंग, जैसे डॉक्टर खेदर ने बताया, स्मोकिंग एंड पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉज हैं इसके अंदर सीओपीडी की, अगर अपन डेवलपमेंट की बात करें। डॉक्टर के क्योंकि आप एक पल्मोनोलॉजिस्ट भी हैं, और लोगों को लंग की अगर स्ट्रक्चर, ये तो सबको पता है कि अपने दो लंग हैं, राइट साइड के हैं, लेफ्ट के अंदर है, एक एयरवे है, और जाते ट्यूब्स आके नीचे लंग्स के अंदर चले जाती हैं। क्योंकि जब भी डिजीज़ की बात आती है तो अपन उसको डिजीज़ को कैटेगरी करते हैं कि किस एरिया को इन्वॉल्व करती है। जो डिमार्केटिंग पॉइंट होता है वो आपके लिए होता है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर वाइज अपन देखें कि जो फाइनल स्ट्रक्चर्स में जो, क्योंकि अस्थमा और सीओपीडी में ही जाके डिस्टिंग्विशन आप वहीं कर स्टार्ट करते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली होती कहाँ पे। देखिए, लंग जो होता है, जैसे आपने बताया नलियाँ होती हैं,
एक नली हुई, राइट में डिवाइड हुई, लेफ्ट में डिवाइड हुई, आगे जाके कईयों में डिवाइड होती है, आगे जाके एल्वुलर सैक एल्वुलाई में चल जाती है, जहाँ पे गैस और ब्लड का एक्सचेंज होता है, मतलब कि खून के अंदर ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये तो नलियों का ऊपर, जो नलियों का बीच का जो पार्ट होता है उसे हम इंटरस्टिशियम कहते हैं। तो दो तरह की मुख्य फेफड़े की बीमारियाँ होती है, एक जो नलियों से रिलेटेड होती है जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव कहते हैं, मतलब नलियाँ सिकुड़ गई, और दूसरी होती है इंटरस्टिशियम, मतलब जो नलियों के बीच की जगह है ना, जो कुशनिंग है, उसके अंदर मान लीजिए अगर जाले पड़ जाएं या थिकनिंग हो जाए तो उसको हम इंटरस्टिशियल कहते हैं। तो विशेषकर जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ हैं, COPD अस्थमा उसमें आता है, और इंटरस्टिशियल डिजीज़ हैं उसके अंदर निमोनिया हो सकता है, ILD अभी रिसेंट में काफ़ी पकड़ में आने लगी है, और ऑक्यूपेशनल डिजीज़ वो इंटरस्टिशियम की डिजीज़ होती है। अच्छा, COPD और अस्थमा में फ़र्क करना बड़ा मुश्किल है। अधिकतर हमने देखा है कि भी इवन डॉक्टर्स भी सेम ही लिखते हैं, क्योंकि बहुत ही पतली सी लाइन है, पर वो पतली सी लाइन ये कि सबसे इम्पोर्टेंट स्पायरोमेट्री है, हिस्ट्री है। अस्थमा के मरीज में आपको यूजली एलर्जी की हिस्ट्री मिलेगी, COPD के मरीज स्मोकिंग की हिस्ट्री ज़्यादा मिलेगी। अस्थमा यूजली अर्ली एज में होता है, मतलब यूजली बचपन में या 30s में 40s में हो जाएगा। COPD यूजली 40 या 45 के बाद में होता है। तो एक हिस्ट्री से हमें पता पड़ता है, स्मोकिंग पूछेंगे, अस्थमा में ट्रिगर बताएगा, मरीज बताएगा भी मौसम बदला तो मुझे दिक्कत हुई, या मैं धूल धुएं मिट्टी के संपर्क में आया तो मुझे दिक्कत हुई। बल्कि COPD के मरीज को ऐसा नहीं होगा, उसको जो सिम्टम्स रहेंगे पूरे टाइम रहेंगे, पूरे साल रहेंगे, कोई ना कोई तकलीफ। और इसको डिमार्केट करने के लिए दो मुख्य टेस्ट होते हैं। एक तो एक्सरे में कई मरीजों में COPD में चेंजेस मिल जाते हैं, जो कि अस्थमा में एक्सरे अधिकतर नॉर्मल होता है। दूसरा और मुख्य टेस्ट है दैट इज स्पायरोमेट्री या पल्मोनरी फंक्शन जो अपन टेस्ट करते हैं। डॉक्टर किशोर, जैसे बात हो रही है ब्लड गैस एनालिसिस को लेके, और ये जो डॉक्टर के ने बताया कि ये जो अपना डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो एल्वुलाई के लेवल पे आके होता है। इधर एक तरफ से ब्लड है और इधर से आपकी एयर है। जो बैलेंसिंग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल लेवल्स व्यक्ति के अंदर क्या रहते हैं और ऑक्सीजन के लेवल्स क्या रहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप क्रिटिकल केयर पेशेंट्स देखते हैं और सबसे पहले आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या है, क्योंकि जो पेशेंट बिल्कुल क्रिटिकल आता है उसके कार्बन डाइऑक्साइड लेवल आप पहले सुधारने की कोशिश करते हैं, ऑक्सीजन तो फिर भी धीरे धीरे सुधर जाएगी। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जो नॉर्मल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल होता है बॉडी में, वो होता है 40 से लेके 45 के बीच में, और जो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल होता है वो अराउंड 80 से 100 के बीच में होता है। मतलब एक वाइड रेंज है ऑक्सीजन की, तो पर जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड की रेंज बताई वो बहुत कम है। इसका मतलब थोड़ा सा चेंज भी तकलीफ दे सकता है। हमारी बॉडी में कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्टली होता है, और ऑक्सीजन का लेवल हम ज़्यादा वेरी कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी में इसके लिए जो बैकअप होता है वो ज़्यादा होता है। दूसरी तरह से अगर हम देखें तो ऑक्सीजन लेवल को हम एक पल्स ऑक्सीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। वो पल्स ऑक्सीमीटर में नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल 97% या उससे ऊपर आती है, तो ये हमारी नॉर्मल वैल्यूज होती है। जब पेशेंट को COPD या अस्थमा होता है, उसके अंदर मेन प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल नहीं पाता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में इकट्ठा होने की वजह से उसके साथ समस्या होने लग जाती है। जैसे जैसे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाता है, शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ती जाती है, और वो एसिड की मात्रा अगर एक लेवल से ज़्यादा पहुँच जाए तो वो बेहोशी भी कर सकता है। उसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, और वो बाद में जाकर के मल्टी ऑर्गन फेलियर के अंदर तब्दील हो सकता है। तो आप ये मानते हो कि जितने भी लंग प्रॉब्लम लेके पेशेंट्स आते हैं, पूरे ग्रुप की बात करता हूँ, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉनिटरिंग की चीज़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस है, पर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का अगर थोड़ा सा बढ़ता है तो आदमी गफलत के अंदर जा सकता है। ये कहते हैं कि किडनीज और, जैसे मैंने शुरू में बात की, लंग दोनों एक तरीके के फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं। तो जितने भी पेशेंट्स किडनी के होते हैं, क्या उसको लंग कुछ मिलके काम करते हैं, या लंग की प्रॉब्लम है तो किडनी कुछ सेटल करने की कोशिश करती है क्या? जैसे ही हमारी बॉडी में pH का बैलेंस जो होता है वो दो चीज़ों से होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, एक बाइकार्ब लेवल से होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल होता है वो लंग्स कंट्रोल करता है, और जो बाइकार्ब लेवल होता है वो किडनीज कंट्रोल करती है। यदि किसी के लंग्स की बीमारी है तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, तो उसकी अगर किडनीज नॉर्मल होगी तो वो बाइकार्ब इंप्रूव करके उस pH को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, ताकि बॉडी के अंदर दूसरे ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं हो। और सिमिलरली अगर जब किडनी की भी प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर बाइकार्ब लेवल्स कम हो जाते हैं, और लंग्स जो होता है उस कंडीशन में एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके उस कार्बन डाइऑक्साइड को लो करने की कोशिश करती है, ताकि हमारी बॉडी में इसका जो बैलेंस है वो बना रहे। और ये बैलेंस जो होता है हमारी सर्वाइवलिटी के लिए सबसे क्रिटिकल होता है, जिसको हम pH बोलते हैं। ये pH की नॉर्मल वैल्यू 7.35 से 7.45 के एक बहुत ही स्मॉल रेंज के अंदर मेंटेन होती है, और ये अगर उसमें 7.35 से नीचे जाना शुरू हो जाती है तो वो पेशेंट क्रिटिकल होता चला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ज़्यादातर अपन जिक्र करते रहते हैं कि किसी भी आदमी का एक पेरिफेरल ऑक्सीजन लगा के देख लेते हैं। पेशेंट्स भी खुद आजकल यूज़ करते हैं और वो देखते हैं कि ठीक है ऑक्सीजन लेवल तो ठीक आ रहा है,
फिर आपको आईसीयू के अंदर क्यों ले लिया। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर किशोर ने बताई, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको पेरिफेरल किसी इंस्ट्रूमेंट से पता नहीं होता। इसके लिए आप कैसे टेस्ट करते हैं, क्या चीज़ टेस्ट करते हैं कि आपको ये जो लेवल्स आपने बताए, पीएच जो बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताया और इसका बहुत ही माइनर सा रेंज है इसकी, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेवल्स। जी, तो इसके लिए हमारे पास में डायरेक्ट कोई टेस्ट नहीं है जो नॉन इन्वेजिव हो। इसके लिए हमें एक ब्लड का सैंपल लेना पड़ता है। जो ब्लड सैंपल होता है वो हमारे को आर्टरी से लेना पड़ता है। नॉर्मल जितने भी हमारे ब्लड सैंपल होते हैं वो वेन से लेते हैं हम, लेकिन इसका जो सैंपल होता है वो हमें आर्टरी से लेना होता है और वो आर्टरी से सैंपल को इमीडिएट उसको इवेल्युएट करके उसको हमें निकालना पड़ता है। ये टेस्ट की जो रिपोर्ट है विद इन 10 मिनट्स हमारे पास में आ जाती है और हम एग्जैक्टली उस समय की सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या करना है। ये जो एबीजी आप जो इसको हम आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं और इसी से आपको पता चलता है। डॉक्टर खेदर, जो कि जब भी लंग की प्रॉब्लम होती है, एक तो कॉमन सिम्टम हर एक व्यक्ति के होता है, वो होती है खांसी लोग ज़्यादातर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को लेते हैं। ये आप कैसे एनालाइज करते हैं कि इस व्यक्ति के लंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसके क्लिनिकल सिम्टम्स या ऐसी क्या क्या चीज़ें उसमें हो सकती हैं कि उसको अपने लंग्स के भी टेस्ट कराने चाहिए? क्या सिम्टम्स नॉर्मली होते हैं लंग्स की प्रॉब्लम में ओवरऑल? अगर देखो, ज़्यादातर जो लंग्स के पेशेंट्स हैं वो खांसी की जो कॉमन कंप्लेंट है उसको लेकर के आते हैं। बट खांसी की कंप्लेंट के साथ साथ अगर उसको सांस लेने में दिक्कत है या उसके अंदर एक्सपेक्टोरेशन जो बलगम बनता है उसका कलर चेंज है, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, तीसरा अगर उसके साथ उसके अंदर चेस्ट पेन भी है, तो ये साइन ये बताते हैं कि ये रूटीन की खांसी नहीं है, जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। अपर रेस्पिरेटरी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी एंड लोअर रेस्पिरेटरी। अपर रेस्पिरेटरी के अंदर जो फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ये एरिया हमारा अपर रेस्पिरेटरी। लोअर रेस्पिरेटरी हमारा ट्रेकियल और ट्रेकियल ट्री और लंग, एल्वेलाई, ये सारी चीज़ें आती हैं, चाहे एक्स्ट्राथोरेसिक ट्रेकिया है या इंट्राथोरेसिक। ये लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के अंदर जो हम डिमार्केशन इसको करते हैं। तो ये 3 साइन है। अगर पेशेंट को खांसी है, उसके साथ उसका बलगम है जिसका कलर येलो या ग्रीन भी है, ये इन्फेक्शन की तरफ डिनोट करता है। बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो अगर उसके सांस लेने में दिक्कत बढ़ रही है, जो accessory मसल्स काम कर रही हैं, तो इसको हम लोग काफ़ी सीरियस लेते हैं। चेस्ट पेन है, ये सिम्टम्स हैं कि ये चेस्ट का पेशेंट है जिसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके साथ साथ हम पेशेंट को स्कल्टेट करते हैं, उसकी कुछ लंग्स की साउंड्स होती हैं, उससे ये पता लग जाता है कि अंदर इन्फेक्शन है, वो अपर के बजाय नीचे ट्रिकल डाउन हो गया है, जिसको हम निमोनिया या इस तरीके की पिक्चर आती है। तो इस तरीके की सिम्प्टोमेटोलॉजी होती है। तो हमेशा ही क्लिनिशियन के पास, जो भी नियर बाई फिजिशियन है उसके पास जाएँ या रेस्पिरेटरी फिजिशियन के पास जाएँ जो उसको इवेलुएट करें। और आजकल जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे कि ये बहुत जल्दी ही ये बीमारियां फैलती है, जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, जो स्वाइन फ्लू लाइक या स्वाइन फ्लू से संबंधित बीमारियां, इसमें ये वायरल इन्फेक्शंस हैं। स्वाइन फ्लू अपन अभी भी अपने दिमाग में एक मिथ है कि ये H1N1 ही एक स्वाइन फ्लू है, जबकि इससे संबंधित दूसरे वायरस इस ग्रुप में आते हैं। पर्टिकुलरली ये जो H3N2 और H1N1, ये सारे, दूसरा इनकी बार बार जीनोम चेंज हो रही है। तो अभी भी हम लोग बार बार पब्लिक को आगाह करते हैं कि ये जब भी इन्फेक्शन आते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है, उसके अंदर फीवर रन कर रहा है, उसके अंदर जो एक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस रहती है, तो हमेशा अपने क्लिनिशियन को टच करें। अदरवाइज इसमें डिले इज मोर इम्पोर्टेंट। डिले मोर्टिलिटी बढ़ा देता है, अर्ली में ये बड़ा जुकाम की तरह ठीक हो जाता है। इसलिए हमेशा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसा ही हुआ तो हमेशा क्लिनिशियन को टच करें, और अर्ली ट्रीटमेंट ही इसका गोल है। जो पहले एक समय था कि लोग कहते थे कि वायरल इन्फेक्शन है, कोई खास बात नहीं, बल्कि आज की तारीख के अंदर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ट्यूबरकुलर तो सबसे आसान काम है ट्रीट होना, वायरल अगर कॉम्प्लिकेट हो गया तो सबसे डिफिकल्ट काम होता है। डॉक्टर किशोर रोज देखते हैं कि एक बार अगर वायरस पूरे लंग को इन्वॉल्व कर लेता है तो वो ज़्यादा तकलीफ में जाता है। डॉक्टर शर्मा, बात आई COPD और अस्थमा को लेके, और COPD एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, 3rd नंबर पे ऑलमोस्ट वो पहुंच चुका है। राजस्थान में 1 नंबर पे, राजस्थान में नंबर 1 है कि स्मोकिंग भी बहुत ज़्यादा है अपने यहाँ है, और पॉल्यूशन, डस्ट भी बहुत ज़्यादा है। COPD और अस्थमा के जो नॉर्मली जो अपन मान के चलते हैं कि एक तो फीमेल्स के अंदर अपन चीज़ें अस्थमा को अपन ज़्यादा देखते हैं। COPD आपने बताया कि स्मोकर्स के अंदर ज़्यादा होता है, मेल्स में ज़्यादा स्मोकिंग चलती है। दोनों के क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या डिफरेंस है? एक तो आपने बता ही दिया था कि सडन होते हैं, बाकी प्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क आता है?
देखिए क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो यूजली जो अस्थमा का प्रेजेंटेशन है वो कोई ना कोई ट्रिगर जरूर होगा, भले मौसम का बदलाव हो, ठंड का होना हो, रीसेंट एक्सपोजर वो भी कहेगा, अभी मैंने जगह बदली है, डस्ट से एक्सपोजर हुआ, पटाखों से एक्सपोजर हुआ, तो यूजली अस्थमा के अटैक के टाइम पे ये हमें मिलता है। और अस्थमा में जो मेन सिम्टम होगा वो होगा चेस्ट टाइटनेस, वीजिंग का होना, एकदम से मेरे सांस रुक गया, सीने में बहुत ज़्यादा जकड़न, सीटियाँ बजना, इस तरह का। जबकि COPD का जब एक्सेलरेशन होगा वो खराब होकर मरीज आएगा तो उसको फीवर, बलगम का पीलापन हो जाना या हरापन हो जाना, है ना, साथ में बहुत ज़्यादा, मतलब जो बलगम पहले हल्का आता था उस मरीज को, COPD के मरीज में यूजली बलगम आता रहता है, ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट्स में वो बलगम का बढ़ जाना या बलगम का कलर चेंज होना। तो प्रेजेंटेशन पे ही हम पता लगा सकते हैं मरीज COPD का है या अस्थमा का है। ये जो अस्थमैटिक जिनके अटैक्स आते रहते हैं, अगर बार बार आते रहे और व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं दे तो क्या धीरे धीरे वो COPD की तरफ जा सकता है क्या? जी बिल्कुल, अभी इंडिया में तो बड़ा कॉमन है क्योंकि हमारे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ। और दूसरी बात, एक हाइजिया हाइपोथेसिस है जो बताती है कि अगर हम बचपन में कुछ एलर्जन से संपर्क में आ जाते हैं तो हमारी बॉडी इम्यून हो जाती है, पर चूंकि अब जैसे जैसे डेवलपमेंट की तरफ हम जा रहे हैं तो बच्चों को हम लोग गंदी चीज़ से, सिंपल सी लैंग्वेज, किसी एलर्जन से एक्सपोजर ही नहीं होता, तो इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी वो डेवलप नहीं होती है, तो अस्थमा का प्रेवलेंस बढ़ रहा है, स्मोकिंग और पोल्यूशन के COPD का प्रेवलेंस बढ़ रहा है। अब कई मरीज होते हैं जिनमें दोनों बीमारी होती है, जिसको हम अस्थमा COPD ओवरलैप कहते हैं, और भारत में जो आंकड़े बताते हैं विश्व के सबसे ज़्यादा अस्थमा COPD ओवरलैप के मरीज भारत के अंदर हैं। अच्छा, ये जो मरीज होते हैं इनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, और ये लोग जब मरीज ऐसे होते हैं जो ज़्यादा बीमार होते हैं, जिनको ICU की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर के बात चल रही है कॉजेज़ को लेके, एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर, स्मोकिंग, पॉल्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बल्कि मेजर रोल, जैसे डॉक्टर केदार ने बताया कि मेजर रोल इसी का ही है डेवलपमेंट में, पर जेनेटिक्स भी हर जगह रोल प्ले करती है। और दूसरी चीज़ बच्चों को लेके अगर बात करें, कई से बच्चे होते हैं जो कि शुरू के अंदर अस्थमैटिक होते हैं, धीरे धीरे लोग सोचते हैं कि इनकी परमानेंट प्रॉब्लम हो जाएगी, तो जेनेटिक्स को कहाँ प्लेस करते हैं आप, और चाइल्डहुड अस्थमा क्या चीज़ है? जेनेटिक्स अस्थमा COPD दोनों में ही बड़ा रोल रखता है। अस्थमा में विशेषकर मैं कहूँगा, अस्थमा के जो भी मरीज हैं उनकी फैमिली में, भले आप माने फैमिली मतलब फर्स्ट फैमिली हो, भले मदर फादर हो, दादा दादी, नाना नानी, उन तक हमें यूजुअली एलर्जी या अस्थमा की हिस्ट्री मिलेगी फैमिली में कि भी हमें दादा को या नाना को मतलब नेक्स्ट फैमिली में भी हो सकता है। तो जिनमें ये अस्थमा की हिस्ट्री है उन बच्चों में अस्थमा होने की संभावना पहली बात तो ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो चाइल्डहुड अस्थमा होता है यूजुअली वो जो प्रेजेंट करता है अर्ली चाइल्डहुड के अंदर, जैसे आप देखेंगे शुरुआत के जो साल होते हैं बचपन के 1 साल से लेके 3 साल तक यूजुअली शुरू होता है वो अस्थमा, और उसके बाद में हम देखेंगे 5 साल के बाद में वो पीक करता है, और यूजुअली प्यूबर्टी मतलब जो होता है 13-14 साल के बाद में कम होने लग जाता है। जो अस्थमा की ऐसे जो पेशेंट होते हैं चाइल्डहुड अस्थमा वाले, उनकी सेकंड पीक आती है वो 30 से 35 साल के बीच में होती है। ऐसा भी होता है क्या कि जो चाइल्डहुड अस्थमा है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, या कितने परसेंटेज ऑफ बच्चे जो होते हैं वो एडल्ट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं? जी, चाइल्डहुड अस्थमा, इसीलिए मैंने कहा जैसे किसी को एलर्जी है, अस्थमा है, अगर हम चाइल्डहुड में उसका इलाज कराते हैं या अपना एलर्जन या ट्रिगर को पहचानते हैं और उसको हम इलाज करते हैं, चाइल्डहुड में अगर हम वहीं रोक देते हैं तो हमने देखा है कि उस एलर्जी को वहाँ रोकने के बाद अडल्टहुड में अस्थमा डेवलप होने की संभावना कम हो जाती है। नहीं तो अगर आप देखेंगे लगभग 25% ऐसे मरीज होते हैं जिनको चाइल्डहुड अस्थमा है और अडल्टहुड अस्थमा में कन्वर्ट हो जाते हैं। डॉक्टर किशोर, इन्वेस्टिगेशंस की बात आती है क्योंकि आज का टाइम है डॉक्यूमेंटेशन का। वैसे तो क्लिनिकल हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अस्थमा को अगर लेके बात करें। ब्लड टेस्ट, एक्सरे, CT और स्पायरोमीट्री, किस तरीके से एक नॉर्मल लंग के पेशेंट को आप प्रोसीड करते हैं COPD या कोई इन्फेक्टिव डिजीज लेके आता है? तो इसमें ब्लड टेस्ट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट हमारा CBC होता है। CBC के अंदर हम हीमोग्लोबिन लेवल देखते हैं, क्योंकि इन पेशेंट्स में क्रॉनिकली अगर वो लंबे टाइम से बीमार होते हैं तो ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो इससे हीमोग्लोबिन इनका मतलब स्पूरियसली हाई हो सकता है, पहली चीज़। दूसरा, हमारे को अगर पेशेंट एडमिट हुआ है तो उसमें दूसरा टेस्ट हमारा TLC होता है, जिससे हम मालूम करते हैं कि पेशेंट को इन्फेक्शन कितना हो रखा है, और प्लेटलेट काउंट भी हमारे को उसमें हेल्प करता है। बाकी फिर अगर उस लंग्स के डिजीज़ अगर वो दूसरे ऑर्गन से फैली नहीं फैली है, उसके लिए हम रीनल फंक्शन टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं। चौथा हमारा जो टेस्ट है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस होता है। आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस से हम पेशेंट का करंट pH स्टेटस, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल और ऑक्सीजन लेवल हम देख सकते हैं। उसके आगे हमारे पास में
इमेजिंग स्टडीज़ होती हैं। इमेजिंग के अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला टेस्ट चेस्ट एक्सरे होता है। चेस्ट एक्सरे से हम ये देख लेते हैं कि इस समय COPD और अस्थमा का स्टेटस कैसा है, और इस समय जो पेशेंट जिस वजह से हमारे पास में आए हैं वो वजह अगर उसमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो हम चेस्ट एक्सरे से कई बार पहचान सकते हैं। जैसे पेशेंट को निमोनिया हुआ या हार्ट फेलियर हो गया तो वो सारे सिम्टम्स हमें चेस्ट एक्सरे से मिल जाते हैं। सपोर्टिव एविडेंस में हम ECG करा सकते हैं, और अगर इनसे किसी चीज़ से क्लियर नहीं होता तो हमें CT स्कैन करा सकते हैं। CT स्कैन के अंदर हमारे पास में HRCT थोरेक्स होता है और एक हमारा कॉन्ट्रास्ट वाला होता है, तो वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। इन्फेक्शन है या अंदर कोई ग्रोथ तो नहीं है, उसको आप वहाँ जाके डिमार्केट, क्योंकि सांस की तकलीफ तो किसी भी व्यक्ति को अपन दे सकते हैं। बेसिक बात यह है कि उसको अपन इटियोलॉजी तक पहुँचाएं। डॉक्टर खेदड़, वायरल इन्फेक्शंस की आपने बात की थी और कहते हैं कि अब स्वाइन फ्लू का टाइम आने वाला है। वैसे तो मैं सभी को बताना चाहूँगा कि जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, स्वाइन फ्लू का नाम ज़्यादा नहीं लें। क्यों? क्योंकि जो सिंपल इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है, जो कि स्वाइन फ्लू एक वैरायटी है उसकी, वो भी खतरनाक ही होता है। अगर एक बार लंग के अंदर कोई भी वायरस चले जाता है, सिंपल इन्फ्लुएंजा जो वायरस है वो भी तकलीफ के अंदर रह सकते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन होता है जिस समय आप, क्योंकि OPD में खांसी जुकाम लेके रेगुलर पेशेंट्स आते हैं, पर अपन को ये देखना पड़ता है कि ये व्यक्ति है जिसको अपन को इन्वेस्टिगेशन कराने हैं। लोगों के घर में ठीक है किसी को हो गया तो जुकाम होते ही व्यक्ति करा H1N1, क्योंकि H1N1 एक कॉस्टली टेस्ट भी है, एक इकोनॉमिक बर्डन एक फैमिली पे हो जाता है। 4 जनों का अगर एक महंगा टेस्ट होता है तो 10-12 हज़ार रुपये व्यक्ति के खर्च हो जाते हैं। क्या इंडिकेशन मानते हैं कि व्यक्ति के किस समय स्वाइन फ्लू का टेस्ट कराना चाहिए? डॉक्टर आलोक ने बड़ा अच्छा सा प्रश्न पूछा कि एक टेस्ट है जिसकी जो एक मार्केट कॉस्ट है वो लगभग 6-7 हज़ार रुपये के करीब है। गवर्नमेंट यस से हेल्प करती है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है, बट किन केसेज में करवाना चाहिए, किन केसेज में नहीं करवाना चाहिए, इस बारे में मैं एक स्टेटमेंट देना चाहूँगा कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, अगर बीमार को हाई ग्रेड फीवर है, बॉडी एक है, हेडेक है, वॉयलेंट कोफ है उसके अंदर, और उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, ये इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, ये इन्फ्लुएंजाज है। अगर वो वायरस नीचे चला गया जिसमें लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या निमोनिया हो गया उस वायरस का, जो हम लोग पकड़ लेते हैं कि उसको सांस लेने में दिक्कत आई, हाई ग्रेड फीवर है, उसका ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो गया है, ये हमारे लिए क्रिटिकली हाई वैल्यू के पेशेंट होते हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिशन भी रिकमेंड करते हैं। तो जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, हाई ग्रेड फीवर है, रनिंग नोज है, कोफ है, मसल पेन है, ये केसेज हैं जिनमें हम लोग, हालांकि ये बड़ा थिन सा लेयर है कि ये एक साधारण जुकाम है या ये इन्फ्लुएंजा लाइक है। ब्रेथलेसनेस आप एक लाइन मानते हो कि अगर सांस लेने लग जाए किसी व्यक्ति, जिसको अपन हाईलाइट करेंगे कि अगर सांस लेने में दिक्कत है पेशेंट को, तो हम लोग उसको हाई अलर्ट में। और दूसरा एक पल्स ऑक्सीमीटर भी लगा के देख सकते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन। अगर ऑक्सीजन अपने को लग रहा है कम है, OPD में बड़ा कॉमन होता है, पेशेंट आया नॉर्मल दिख रहा है, आपने उसका ऑक्सीजन देखा, पता पड़ा 90 से कम आ रहा है, तो वो भी एक अलर्ट। ग्रेट ऑब्जर्वेशन। डॉक्टर के शर्मा साहब ने कहा कि ये ऑक्सीजन सैचुरेशन, आजकल हमने एक प्रोटोकॉल बना लिया कि डॉक्टर्स के चैम्बर में आने से पहले उसका पल्स है, BP है, सैचुरेशन है, उसका टेम्परेचर है, ये पैरामीटर्स जो हेल्थ पैरामीटर्स है वो ऑलरेडी हम लोग हर पेशेंट में ही डील करते हैं। डॉक्टर के शर्मा, COPD अस्थमा की तो बात हो गई, पर कई बार ऐसी डिजीज हो जाती है लंग के अंदर जिसमें आप कहते हैं कि तो परमानेंट डैमेज हो गया। वैसे तो COPD में भी डैमेज एक तरीके से परमानेंट ही होता है, रिवर्सल उसका बहुत कम होता है, बहुत कम होता है उसका रिवर्सल। पर और क्या क्या डिजीज होती है जिसके अंदर लंग टिश्यू डैमेज हो जाता है अगर अपन समय पे उसका इलाज नहीं कराएं? देखिए, इसमें मुख्यतः एक बीमारी है, रिसेंट में उसके बारे में जागरूकता की बहुत हुई है, ILD कहते हैं, जिसको हम यहाँ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कहते हैं, जो कि वायरल में भी कॉम्प्लिकेशन, भाई वायरल में भी इंटरस्टिशियल निमोनिया भी होता है। वायरल में अपन देखेंगे भाई जो नली के बीच की जगह है वही ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, तो अल्टीमेटली अगर वायरल इन्फेक्शन बहुत लंबे टाइम तक रहेगा तो उसके अंदर भी जाले पड़ जाते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज उनमें भी होती है, पर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज भारत में है जो मुख्य कारण सबसे मेन है वो सार्कोइडोसिस है भी, और इसके अलावा एक हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस होती है। तो सार्कोइडोसिस तो इम्यूनोलॉजिकल बीमारी है, और जो हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस है वो है एलर्जी जैसे कबूतर है या पक्षी है, उनकी जो ड्रॉपिंग होती है, जैसे वो बीट करते हैं उससे जो पाउडर बन के उड़ता है,
वो अगर अपन सांस के अंदर इनहेल करते हैं और उससे लंग में रिएक्शन होता है या उससे जो एलर्जी होती है उसको हम हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस कहते हैं। और भारत में ये बहुत कॉमन है क्योंकि हमारे यहाँ पक्षी भी बहुत हैं, कबूतर भी जगह जगह रहते हैं और बहुत सारी बीट भी मिल जाती है आपको जो। और ये जो अपने को लगता है अभी कई लोगों से हम पूछते हैं कहते हैं हमारे घर पे तो कबूतर नहीं है, पर जो ये बीटों का होता है जो हवा में जाना है वो लगभग 100 मीटर के दायरे तक अफेक्ट करता है और कई बार इससे ज़्यादा भी। अगर मान लीजिए कोई ऐसी जगह है, मंदिर है जहाँ पे बहुत सारे कबूतर रहते हैं तो वो 200 मीटर के दायरे तक भी मरीज अगर उसके आसपास रहता है तो अफेक्ट हो जाता है। तो इससे क्या होगा, इंटरस्टिशियम इन्वॉल्व होगा और इसमें थिकनिंग हो जाएगी, मतलब मोटापा आ जाएगा, तो मोटा हो जाएगा इंटरस्टिशियम। तो जो ऑक्सीजन छन के आती है अंदर वो नहीं आ पाएगी। ये छलनी की तरह है, जैसे आपकी छलनी ब्लॉक हो जाए तो आप कितनी भी डाल दो तो छलनी ब्लॉक हो जाएगी तो आगे नहीं जाएगा, तो ऐसे ही वो ब्लॉक हो जाता है। तो ऑक्सीजन नहीं आती है तो ऐसे मरीज में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अच्छा, अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये फाइब्रोसिस की तरफ चल जाती है, जाले बनने लग जाते हैं और ये परमानेंट हो जाती है। तो आप जो पूछ रहे हैं परमानेंट डैमेज हो जाता है। अच्छा, इसका एक और जो मुख्य प्रकार है वो है इडियोपैथिक, जिसमें हमें कोई कारण नहीं मिलता है और वो इस बीमारी का सबसे घातक प्रकार है। उसके अंदर बीमारी बहुत स्पीड से बढ़ती है और अभी जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं उनसे उनका प्रोग्रेशन मतलब बीमारी का बढ़ना थोड़ा स्लो हुआ है, पर रुकने जैसी कोई दवाई नहीं आई है। तो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं हम उस बीमारी को। इसका इलाज बहुत ज़्यादा अभी उपलब्ध नहीं है, पर जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं उनसे बीमारी को रोका जा सकता है। ये जो वायरल इन्फेक्शंस हुए, जैसे लोगों के चिकनगुनिया हुआ तो जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन था और वो धीरे धीरे आर्थराइटिस पे ले गया, लोगों के 4-4, 5-5 साल तक तकलीफ रहने लगी। वायरस जो होता है वो भी लंग को इन्वॉल्व करता है, लंग के अंदर पूरा निमोनिया कर देता है। तो अगर उसमें सीक्वेली के अंदर भी आपको लगता है क्या कि ये परमानेंट लंग प्रॉब्लम्स भी रहने लगी लोगों को, क्योंकि आप इतने केसेस देखते हैं? बिल्कुल रहती है सर। अगर जैसा कि सर ने बताया था कि वायरल का इन्फेक्शन को जितना जल्दी इलाज किया जाए उतना ही बेहतर है। अगर हमने ओपीडी में ही जल्दी पकड़ लिया, जल्दी इलाज शुरू किया तो ARDS या फर्दर लंग के निमोनिया में डेवलप नहीं होगा। अगर लंग के निमोनिया में डेवलप हो गया तो भी हम जल्दी आएंगे। अगर हम उस पेशेंट को ज़रूरत है, मान लीजिए हमने ऑक्सीजन लगाया, आराम नहीं आ रहा, तो हम लोग कई बार मरीज को कहते हैं वेंटिलेटर पे ले लें जल्दी। वो वेंटिलेटर पे जल्दी लेने का हम इसीलिए कहते हैं कि भी फर्दर डैमेज ना हो। कई लोगों को ये मानना होता है कि भाई मरीज अभी तो हमें ठीक दिख रहा है, वेंटिलेटर के डॉक्टर क्यों सलाह दे रहा है। तो जैसे कि ये भी डिटेल में बताएंगे आपको कि भाई डॉक्टर की सलाह इसलिए होती है कि वो हम परमानेंट डैमेज से बचा पाए। अगर हम उसको खींचते रहेंगे मरीज को, मान लीजिए ऑक्सीजन लगा के, तो वो जो सूजन है फेफड़े के अंदर वो ठीक नहीं होगी, प्रोटीन मटेरियल डेवलप हो जाएगा और परमानेंट हो जाएगा। और बहुत से मरीजों में ऐसा हमने देखा है, लगभग आप मान के चलिए वायरल के लगभग 5 से 10% मरीज ऐसे होते हैं जिनमें आगे जाके ILD डेवलप हो जाती है, परमानेंट डैमेज हो जाता है। डॉक्टर किशोर, बात क्योंकि वेंटिलेटर से स्टार्ट हो गई, तो सबसे पहले तो क्योंकि आप क्रिटिकल केयर देखते हैं और ICU देखते हैं, जो पेशेंट्स का इंडिकेशन है, एक पेशेंट इमरजेंसी के अंदर आया, खांसी, जुकाम, बुखार, यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात है, सांस में तकलीफ उसके स्टार्ट हुई, यहाँ से ही अपने एडमिशन शुरू होते हैं। क्या इंडिकेशन के हिसाब से आप उसको ICU के अंदर लेते हैं, और जब भी पेशेंट कोई ICU के अंदर आता है तो उसको आप किस तरीके से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं पल्मोनरी डिजीज के लिए? लंग्स डिजीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास में सबसे कॉमन कॉल इसीलिए आती है कि पेशेंट को सांस में तकलीफ हो रही होती है। सांस में तकलीफ होती है, उसका इमीडिएट जो असेसमेंट होता है उसके अंदर हम वाइटल्स देखते हैं, पल्स रेट कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन लेवल कितना है और आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं। इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि पेशेंट की लंग्स की स्टेटस कितना है। अगर ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा कम जा रहा है तो उसको ICU की एडमिशन की ज़रूरत है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो उसको ICU की एडमिशन की ज़रूरत है। उन पेशेंट्स को हम एक बार ICU में लेकर के इन दोनों ही चीज़ों पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इसलिए पेशेंट अगर इसका ऑक्सीजन लेवल कम चल रहा है तो हम ऑक्सीजन सपोर्ट चालू करते हैं, और अगर पेशेंट का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ रहा होता है तो हम उसको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, जिसको हम बाईपैप सपोर्ट कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, बाईपैप सपोर्ट लगाते हैं। बाईपैप सपोर्ट से प्रेशर से ऑक्सीजन जाती है और वो जो है वो प्रेशर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकालने में सक्षम होता है। तो ये हमारा इनिशियल ट्रीटमेंट, मतलब एक तरीके से ऑक्सीजन का ही एक तरीका है प्रेशर से देने का, उसको आप नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन कहते हैं। लेकिन अगर वो भी हमारा पेशेंट अगर उससे मेंटेन नहीं हो रहा है तो हमें वेंटिलेटर पे उसको लेना पड़ता है। तो वेंटिलेटर पे लेकर के हम उसमें पेशेंट को पूरी तरह से हम नींद की दवाई दे करके उसको रेस्ट पे कर देते हैं, और जो वेंटिलेटर जो है वो लंग्स की सपोर्ट करना शुरू कर देता है। आपको खुद को सांस नहीं लेना पड़ता, जितना भी सांस की जरूरत होती है वो हम वेंटिलेटर से ऑक्सीजन देखते हैं और उसी से ही हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेते हैं। क्योंकि ये जो मैं इसलिए शुरू की चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये नॉन इन्वेजिव आपने वेंटिलेशन, क्योंकि बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं वो ये इंस्ट्रूमेंट अपने घर पे भी रख लेते हैं। तो पहली चीज़ तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक दवाई आप लोग एक मशीन लगा के देते हैं, पहली चीज़ वो क्या होती है? क्योंकि मशीन लगता है कि आदमी को कि
अभी से ही व्यक्ति मशीन पे आ गया, उसको पहला डर ये होता है, जबकि मशीन का जितनी जल्दी यूज़ हो उतना जल्दी आप परमानेंट डैमेज से अपन उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो नॉन इन्वेसिव जो है ना वेंटिलेशन, वो क्या है? नॉन इन्वेसिव में हमारे एक कॉमन आदमी के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक तो सिंपल ऑक्सीजन मास्क होता है, उसमें हम सिर्फ ऑक्सीजन दे सकते हैं। दूसरा हमारे पास में उसी के अंदर नीचे एक डिबिया सी जैसी होती है, उसके अंदर से हम उसमें दवाई देके पेशेंट को देते हैं, तो उसको हम कहते हैं नेबुलाइजर। और तीसरा होता है बाईपैप मशीन, जिसके अंदर हमारा मास्क जो होता है वो हार्ड होता है और वो हमें टाइट बांधना पड़ता है, और वो एक मशीन से कनेक्ट होता है जिसके अंदर प्रेशर सेटिंग्स हम कर सकते हैं। तो ये 3 अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, और तीनों का मतलब अलग होता है। सिंपल ऑक्सीजन मास्क है, दूसरा नेबुलाइजर है, और तीसरा हमारा बाईपैप मशीन है। तो ये तीनों अलग चीज़ें हैं। डॉक्टर केदार, जब भी अपन ओपीडी के अंदर किसी पेशेंट को एक तो गोली लिखते हैं तब तो बड़ा खुश रहता है। जैसे आप कहते हैं कि एक हम मशीन देंगे छोटी, उससे आपको पंप, जिसको अपन नॉर्मली बोलते थे, पंप इन्हें स्टार्ट कर दिया, तो एक साइकोलॉजी दिमाग में आती है कि अभी से ही मैं पंप पे आ गया। आपका क्या मानना है कि गोली से दवा जो है पंप में क्या ज़्यादा जाती है, या ज़्यादा तकलीफ दे सकती है, या उससे जल्दी देते हैं तो फ़ायदा होता है? देखो, ये जो नई सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है, चाहे ब्रोंकियल का हो चाहे सीओपीडी का पेशेंट हो, ये जो बहुत सारी स्टडीज़ की, RCTs की, रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल हुई, उस ट्रायल से ये पता लगा कि ये जो सिस्टम ऑफ ट्रीटिंग सिस्टम है ये बेटर है। तो आज की तारीख में जो इनहेल्ड सिस्टम है, चाहे वो रोटाकेप हो, चाहे मल्टी डोज इनहेलर्स हो, या नेबुलाइजेशन सिस्टम हो, ये 3 इनहेल्ड सिस्टम है। दे आर बेटर एंड दे आर मेडिकली प्रूव्ड बाय द साइंटिफिक बेस। सो ये बेटर है। बट आज की तारीख में लोगों के मिथ है कि साहब मैं तो वो मशीन नहीं लूँगा। तो हमें इस मिथ को तोड़ना है आगे जा करके कि ये बेटर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, और ये इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता एज़ कम्पेयर टू हम गोली दें, वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाए, उसके बाद जा करके एंड ऑर्गन पर अफेक्ट करे। तो ये जो डोजेज होती हैं, ज़्यादा बेटर है। जो डोजेज होती हैं अपन जो इसके अंदर देते हैं, और एक गोली में डोजेज होती है, क्या गोली वाली डोजेज और इसमें भी फर्क होता है? बहुत फर्क होता है। इसमें बहुत कम डोज है, ये नॉन टॉक्सिक होती है। ये जो मैं अभी बात कर रहे थे कि बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ है, वो इसके फेवर में कमेंट किया है, और जो एक ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ लंग डिजीजेस के कमेंट्स हैं वो टोटली इनके फेवर में आए हैं। तो आप ये मानते हो कि अगर किसी के अस्थमा की या सीओपीडी की तकलीफ है और अगर इनहेलर पे है, इट्स ए बेटर चॉइस? इट इज बेटर चॉइस एंड इट इज ट्रीटमेंट ही इनहेलर है। अगर आप बात ट्रीटमेंट करें ही इनहेलर है आज की तारीख में, ट्रीटमेंट ही इनहेलर है, गोलियां ट्रीटमेंट ही नहीं है। इसको समाज में हमें जागरूकता पैदा करनी है कि इट इज ए बेटर मॉडलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, एंड सारे संसार में इसी की ही रिकमेंडेशन आई है। डॉक्टर के शर्मा की ये जो डिफरेंट डिलीवरी सिस्टम्स आए हैं, पहली चीज़ तो एट प्रेजेंट क्या क्या अवेलेबल है, और फ्यूचर में आप कहाँ मानते हैं कि और क्या क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं जो कि मिनिमल डोजेस, मिनिमल साइड इफेक्ट एंड मैक्सिमम इफेक्ट? देखिए, इनहेलर मुख्यतः अभी 2 तरह के उपलब्ध हैं। एक तो कैप्सूल वाला होता है जिसको हम ड्राई पाउडर इनहेलर करते हैं, जिसमें पाउडर होता है और पाउडर मरीज खुद खींचता है अंदर की तरफ। तो वो भी कई तरह के आते हैं। एक तो आता है जिसमें आप कैप्सूल डालें, हर बार आप लेंगे आपको कैप्सूल डालना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। कुछ ड्राई पाउडर इनहेलर आते हैं जो डिस्क की तरह आते हैं, जिसमें ऑटोमेटिक होता है, आप खींचिए फिर उस डिस्क को घुमाइए फिर वापस ले लीजिए, तो उसमें आपको बार बार कैप्सूल नहीं डालना पड़ता। एक दूसरे तरह का जो सिस्टम होता है वो तो पंप वाला, जिसको मीटर डोज इनहेलर कहते हैं, जिसको हम दबाते हैं उसमें फव्वारा सा निकलता है दवाई का। उसके आगे एक स्पेसर लगा के हम लोग देते हैं। स्पेसर क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो हम उसको पंप को दबाएंगे तो उसके में 2 चीज़ें होती हैं, एक दवाई एक प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट मतलब जो दवाई को प्रेशर से निकालता है। तो प्रोपेलेंट मरीज के लिए कोई भी मतलब फ़ायदे की चीज़ नहीं होती है। तो स्पेसर लगाने से क्या होता है, प्रोपेलेंट उस स्पेसर में रह जाता है, मतलब जो आगे हम डब्बा सा लगाते हैं, और दवाई मरीज तक पहुँचती है। और दूसरी बात, जब हम मीटर डोज इनहेलर देते हैं, पंप देते हैं, तो कोऑर्डिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने दबाया, अगर कुछ ही सेकंड के 1/3 हिस्से के अंदर अगर आपने अंदर नहीं खींचा तो वो आप मुंह में ही रह जाएगा, तो वो आपको मुंह के अंदर छाले या साइड इफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए अगर जब भी हम पंप को लें तो स्पेसर के साथ ही लें। और ये पाया गया है कि पंप को अगर हम स्पेसर के साथ लेते हैं और भले ही नेबुलाइजर लेते हैं, तो दोनों की एफिकेसी बिल्कुल बराबर है। मतलब दवाई का जो इफेक्ट है, दवाई की जो डोज है, उन सबको अपन देखा जाए तो लगभग बराबर सी है। अच्छा, फ्यूचर की अगर बात करें तो अभी कुछ नैनो पार्टिकल वाले इनहेलर आने, हो सकता है आने वाले 2 या 3 साल में आ जाएं,
तो उनमें क्या है कि बहुत ही छोटे पार्टिकल रहेंगे, तो आदमी को महसूस ही नहीं होगा बेसिकली। और वो ऑटो हेलर्स आ रहे हैं बेसिकली। अभी हमने देखा था, अभी कॉन्फ्रेंस में हम लोग गए थे, वहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट भी किया था। तो वो एक तरह का इनहेलर, उसको आपने खोला और आपने उसको बस खींचना और कुछ भी नहीं करना आपने, तो ऑटोमेटिक डोज आ जाएगी। वो सिंगल डोज ही आएगी। एक बार आपने सांस खींची तो नैनो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप अंदर जाएंगे लंबी सांस के साथ, फिर आप दोबारा खींचोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। फिर उसमें एक बटन है, उसको आप दबाओ तो वो वापस से रेडी लेने के लिए। तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आने वाले टाइम में और अच्छे इनहेलर और अच्छी डिवाइसेस आ जाएंगे। तो आप ये मानते हैं कि जो इनहेलिंग सिस्टम जो है वो डेफिनेटली मेडिसिन से या टैबलेट से, इनसे डेफिनेटली जी बिल्कुल, हाँ। बेटर ही। डॉक्टर किशोर, क्योंकि बात चल रही थी ऑब्स्ट्रक्शन की लेके, और आज का ज़माना ओबेसिटी का है, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके सांस की तकलीफ होती है, दे आर ओबीज। जब आप उनको एक बार जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप कहते हो कि इनके अलग तरीके की बीमारी है, और एक शब्द इस्तेमाल कर देते हो कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इनके तो सांस ही रुक जाता है। क्या चीज़ होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया? जी, जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल जो सांस लेने का तरीका होता है वो हम सांस लेते हैं नाक से और मुंह से अंदर जाता है, और फिर यहाँ हाइपोफेरिंग्स से होते हुए फिर हमारे सांस के रास्ते में जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया में क्या होता है कि हमारा जो ये वाला जो एरिया होता है वो ओबेसी पेशेंट में ज़्यादा होता है। इस वजह से जो नॉर्मल हमारा सांस का रास्ता होता है वो रुकना शुरू हो जाता है, और स्पेशली जब हम सोते हैं तब ये जीभ क्योंकि हमारी पीछे की तरफ गिर जाती है तो बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत होती है, और पेशेंट जो नॉर्मल जो कंप्लेन कर रहा है जो खराटे के रूप में वो सामने आ जाता है। एपिग्लोटिस फॉल हो जाता है, वो एपिग्लोटिस और हाइपोफेरिंग्स वाला एरिया जो होता है हमारा वो रुक जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट की जो ब्रीदिंग होती है वो ब्रीदिंग पैटर्न अबनॉर्मल हो जाता है, और ऐसे पेशेंट्स हमारे पास में कॉमनली कार्बन डाइऑक्साइड हाई लेवल के साथ में आते हैं। तो इन पेशेंट्स को हम इस तरह वैसे तो ज़्यादातर ओबीज होते हैं पेशेंट, हाँ, पर ऐसा भी ये होता है patient- कि नॉर्मल डॉक्टर के नॉर्मल पेशेंट भी बिल्कुल। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का। नॉर्मल के लिए हम लोग एक मलम पट्टी ग्रेडिंग करते हैं ओपनिंग देखने के लिए, यहाँ मुंह की कितना खुलता है। तो जो लोग ग्रेड 3 या 4 मतलब या जिनकी ओपनिंग कम होती है यहाँ पे, तो उन लोगों में होने की संभावना होती है। और विशेषकर वो लोग जो एक्सरसाइज कम करते हैं उनमें यहाँ फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होता है। भले ही अगर वो पतले हैं पर फैट का डिपोजिशन यहाँ बड़ा कॉमनली होता है। अगर उनका ओपनिंग कम है, फैट का डिपोजिशन ज़्यादा है, तो उनमें होने की संभावना रहती है। ये मैंने इसलिए बात छेड़ी है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर खर्राटे लेता है तो उसके घर वाले सोचते हैं बड़ी अच्छी नींद लेता है, जबकि खर्राटे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आदमी खर्राटे ले रहा है इसका मतलब उसका रास्ता रुक रहा है, और उसके जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी है जिसकी वजह से यहाँ तक कि ज़िंदगी भी एकदम जा सकती है, सडन डेथ भी हो सकती है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट सिम्टम हो सकता है। डॉक्टर खेदड़, बात चल रही है कि जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स की अगर बात करें, चाहे वो अस्थमा हो या वो, एक तो यही है कि ऑब्स्ट्रक्शन से मैंने बात शुरू करी, पर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, लोगों के परमानेंट साइनसेस रहते हैं, लोगों के आप कहते हो कि साहब आपके बार बार एसिडिटी होती है, या कोई स्ट्रेस में आदमी व्यक्ति आ जाता है। नॉर्मली जो है अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनके ट्रिगरिंग फैक्टर्स कहाँ होते हैं? कुछ तो मैंने आपको बताया कि छोटे मोटे इन्फेक्शन या लगभग डॉक्टर आलोक माथुर साहब ने सारे बता दिए हैं कि जो ट्रिगर अस्थमा या सीओपीडी क्या है। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की थी कि साहब स्मोकिंग एक बहुत बड़ा एरिया है। इन्होंने उसको वेटेज भी काफ़ी दिया कि 90% से ज़्यादा लोगों में धूम्रपान, चाहे वो एक्टिव है या पैसिव है, उसकी वजह से ट्रिगर होता है। 10% केसेस में जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस है, चाहे वो डस्ट पार्टिकल है या उसको केमिकल फ्यूम्स हैं, या बेचारी लेडीज गाँव के लोग कहते हैं कि साहब ये तो धूम्रपान करती नहीं फिर भी इसको दमे की शिकायत क्यों हो गई। जो बेचारी चूल्हे पर खाना बनाती हैं, जो वहाँ से स्मोक आता है, वो एक इम्पोर्टेंट ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं ये सारे। तीसरा जो एक अपन लोग मिस करते हैं, ये जैसे उन्होंने बताया कि बार बार वायरल इन्फेक्शन हुआ, निमोनिया हुआ बार बार, और उसको पार्सली ट्रीटेड हुआ, उसकी वजह से ये लॉन्ग टर्म सीक्वेल है जिसकी वजह से लंग की कैपेसिटी कम हो गई, उसके अंदर सीओपीडी चेंजेस भी आ गए। चाहे वो किसी टाइम पर निमोनिया हुआ, वो उसको पार्सली ट्रीटेड हुआ, या टाइमली नहीं है या ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद उसकी सीक्वेल रह गई। बहुत कम लोग हैं जिनमें जेनेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट है कि भाई जो ट्रिप्सिन लेवल है वो उसका अफेक्टेड है। अल्फा ट्रिप्सिन जो एक एंजाइम्स होता है उसकी डेफिशिएंसी रहती है, जिसकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोटिक टाइप के चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं। ये जेनेटिक्स का बहुत कम रोल, लेकिन जो एक्वायर्ड पार्ट है, चाहे वो चाइल्डहुड में हो चाहे एडल्टहुड में हो, दो चीज़ें हमेशा मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप पोल्यूशन पर हमेशा ध्यान रखें। स्मोकिंग जो एक अपन कंट्रोल कर सकते हैं उस पर वो तो अपने हाथ में ही है। ध्यान दें,
लेडीज़ को प्रमोट करें कि वो एक चूल्हे पर खाना नहीं बना करके जो एक गैस, जो एक सेफ कुकिंग मेथड्स हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के जो नए मेथड है इस कंट्री में भी आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक कुकिंग का या सोलर से चलने वाली एनर्जीज़ को अपन काम में लेंगे, तो ये धीरे धीरे अपन नेक्स्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ अपन मूव करेंगे, तो ये इसकी इंसिडेंस कम हो जाएगी। आज की तारीख में जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ है उसमें डॉक्टर के शर्मा साहब ने बताया कि साहब राजस्थान में तो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर चाहे नंबर 1 कॉज आपने बताया, इट इज़ नंबर 1 राइट नाउ। चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो, चाहे डस्ट हो, चाहे कुकिंग, कन्वेंशनल कुकिंग जो अभी भी गाँव में अपना 70% लोग गाँव में रहते हैं, आज भी वो धुएं से काम करते हैं, चाहे वो पशु के लिए काम में ले रहे हों, चाहे खुद की कुकिंग के लिए काम में ले रहे हो। आज भी इनको सेफ मेथड ऑफ कुकिंग है, उस पर अपने को जाना पड़ेगा एक दिन, सो दैट हम लोग इंसानियत को बचा सके, दूसरों को भी बचा सके पॉल्यूशन से। डॉक्टर के हाँ आप बताएं। एक चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ कि जो आने वाले दिन है, जैसे बुजुर्ग आदमी हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जिनमें ट्रांसमिशन ऑफ इलनेस ज़्यादा है, चाहे वो वायरल इलनेस की हो, और बूढ़े आदमी जो मोर वल्नरेबल होते हैं, या फिर हार्ट के पेशेंट हैं, लीवर के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट, हाई रिस्क पेशेंट है, मैं इनको वैक्सीनेशन के प्रमोशन के लिए इस मंच से एक आगाह करना चाहता हूं कि उनको जो एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको मोटिवेट करें और ये इन्फेक्शन की मात्रा उससे कम रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर केदर ने पॉइंट उठाया कि जो वैक्सीनेशन है खास तौर पे वो पेशेंट जो कि दोनों एज ग्रुप जो बताया, बिल्कुल बच्चे या जो एडल्ट, खास तौर पे जिनके क्रॉनिक इलनेसेस हैं, लो इम्यूनिटी है, या कार्डियक पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं। डॉक्टर के शर्मा, कौन कौन से वैक्सीन्स आप एडल्ट के अंदर या 50-60 साल से ऊपर जो व्यक्ति है, क्रॉनिक इलनेस खास तौर पे डायबिटिक है, हार्ट के उसके फंक्शंस कमज़ोर है, मतलब कोई भी एक ट्रिगर उसकी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, कौन कौन से वैक्सीन्स आप सजेस्ट करते हो और नॉर्मली कितने समय में लगाने चाहिए, क्या ड्यूरेशन रहनी चाहिए, और क्या दोनों वैक्सीन एक साथ लगा सकते हैं? जी, विशेष मुख्यतः 2 तरह के वैक्सीन उपलब्ध हैं एडल्ट के लिए। एक है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो हर साल लगाना चाहिए। हर साल अगस्त-सितंबर के अंदर नया स्ट्रेन या नया वैक्सीन उपलब्ध होता है, तो ये वैक्सीन हर साल इसलिए लगाते हैं कि हर साल स्ट्रेन चेंज हो जाता है, जो वायरस होता है उसमें थोड़ा असॉर्टमेंट होता है, तो नया वायरस आ जाता है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हर साल नया वैक्सीन आता है। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल लगा सकते हैं। ये छोटे बच्चे से लेके एडल्ट तक लगाया जाना चाहिए, किसी को भी लगाया जा सकता है, विशेषकर वो लोग जिनको पहले बार बार वायरल इलनेस होती है, या जिनकी इम्यूनिटी कम है, या जिनको अस्थमा है, या जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, या कोई भी तरह की क्रॉनिक बीमारियाँ, स्प्लीनेक्टमी हुई है, इनको ये हर साल लगाना चाहिए। इनफैक्ट CDC अमेरिका में तो अब ये मैंडेटरी कर दी गया है, पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करते हैं वो, क्योंकि जो इस वैक्सीन की एफिकेसी है वो लगभग आप ये मान के चलिए वो 40% मरीजों को बचाती है लगभग। डेफिनेटली 40% भी बहुत बड़ा। तो अगर आपने 100 लोगों को लगाया तो 40 को तो आप इसको बहुत अच्छे से बचा सकते हो। दूसरी बात, जो बाकी के लोग भी हैं जिनको हमने वैक्सीन लगाया, उनको खतरनाक वाले इन्फ्लुएंजा इलनेस से बचाती है, कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं। और दूसरा वैक्सीन कौन सा है? दूसरा वैक्सीन है न्यूमोकोकल वैक्सीन, क्योंकि न्यूमोकोकस जो बैक्टीरिया होता है सबसे कॉमन कॉज है निमोनिया का, तो उसका भी वैक्सीन उपलब्ध है। 2 तरह के वैक्सीन उपलब्ध है उसके लिए, एक 13 वैलेंट होता है जो लाइफ में एक बार लगता है, और एक 23 वैलेंट होता है जो हर 5 साल में हम लोग रिपीट करते हैं। तो ये जो वैक्सीन है यूजली, ये जैसे मैंने बताया, क्रॉनिक लोगों को क्रॉनिक डिजीज वाले लोगों को लगता है। इसके अलावा 65 साल के ऊपर सारे लोगों को लगाया जाना चाहिए। रिकमेंडेशन ये कि भले आपको कोई बीमारी हो ना हो, अगर आपकी उम्र 65 से ज़्यादा है तो ये वैक्सीन जरूर दिया जाना चाहिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले देते हैं 13 वैलेंट वैक्सीन जो लाइफ में एक बार लगता है, उसके 2 महीने बाद 23 वैलेंट देते हैं, और हर 5 साल में 23 वैलेंट को रिपीट करते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। जितने भी बुजुर्ग लोगों के तकलीफ में जाते हैं वो ज़्यादातर लंग प्रॉब्लम को लेके जाते हैं, और ये बहुत कॉमन इन्फेक्शंस को आराम से अपन प्रिवेंट भी कर सकते हैं। डॉक्टर किशोर, जब भी पेशेंट को वेंटिलेटर पे लाते हैं, सबकी एक आम धारणा रहती है, एक बार वेंटिलेटर पे आ गए तो इस वेंटिलेटर से नहीं निकल पाएंगे। एक जनरल सोच, मेरी भी हो सकता है ये सोचो, मेरे घर वालों की भी ये सोचो कि वेंटिलेटर पे आ गया मतलब अब तो अंत समय आ गया और वेंटिलेटर से कोई नहीं निकलता। एक जनरल सोच बनी हुई। आप तो इतने टाइम से अपने क्रिटिकल केयर में वर्क कर रहे हैं और आपका खास तौर पे इंटरेस्ट वेंटिलेशन को लेके है ही है। क्या मानते हैं आप, ये इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी गलत मिथ है लोगों के दिमाग के अंदर?
जी, ये मिथ जो है वो बहुत पहले डेवलप हो चुका था, इसलिए उसको तोड़ने में दिक्कत आती है कि वेंटिलेटर पे एक बार चला गया तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आजकल मॉडर्न वेंटिलेटर्स पे और मॉडर्न आईसीयू सिस्टम्स के अंदर ये चीज़ बिल्कुल ट्रू नहीं है। वेंटिलेटर पे जाने के बाद में वो पेशेंट्स ज़रूर बच सकते हैं जिनके अंदर जो बीमारी है वो रिवर्सिबल है। मान लीजिए मरीज को निमोनिया हुआ है और निमोनिया की वजह से पेशेंट वेंटिलेटर पे है, तो अगर हम उसको एंटीबायोटिक या एंटीवायरल या जो भी इन्फेक्शन का कारण है उसकी दवाई देंगे और वो निमोनिया ठीक हो जाएगा तो पेशेंट वापस वेंटिलेटर से आ सकता है। इनफैक्ट हमारे खुद के आईसीयू के अंदर 70% ऑफ द टाइम पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर आ सकते हैं। ये हमारा खुद के डेटा है। ये तो वो मतलब अगर जो प्राइमरी पैथोलॉजी जो है वो अगर ट्रीटेबल है तो वो होगा। अगर मान लीजिए मरीज को ऐसी बीमारी है जो कि ठीक नहीं हो सकती, जैसे कैंसर फैल गया, पूरे लंग कैंसर है या बहुत बड़ा मतलब एंड स्टेज डिजीज है, या पेशेंट को मतलब ब्रीदिंग में इतनी प्रॉब्लम है कि वो बिल्कुल सांस ही नहीं ले सकता, वो पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि उनकी खुद की बीमारी ठीक नहीं हो सकती। मतलब वेंटिलेटर जैसे डायलिसिस है जी, वेंटिलेटर एक सपोर्ट सिस्टम है, तो वो हम सपोर्ट सिस्टम तब तक लगा रहे हैं जब तक कि पेशेंट की बीमारी ठीक नहीं हो जाती। अगर पेशेंट की बीमारी ठीक हो जाएगी वो सपोर्ट सिस्टम हट जाएगा। आपके पास जब भी पेशेंट्स आते हैं तो आप कहते हैं भाई ये पेशेंट एग्जॉस्ट होने वाला है, इसको वेंटिलेशन पे ले लो, नहीं तो ये बिल्कुल प्रॉब्लम के अंदर जा सकता है। तो आप ये मानते हैं कि क्रिटिकली इल पेशेंट्स और जिसमें वेंटिलेशन समय पे लग जाता है उसमें चांसेस बेटर होते हैं, क्योंकि जब आप कंसेंट लेते हैं तो ज़्यादातर आदमी इधर उधर भागता है कि वेंटिलेटर पे लें नहीं लें, कोई नहीं बचता, कोई भी जना कह देता है, जबकि आप बता रहे हो कि 70% पेशेंट्स वेंटिलेशन पे जाते हैं और उसके बाद निकल के नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। अर्ली वेंटिलेशन, क्योंकि हर चीज़ में अर्ली को अगर ले तो कॉम्प्लिकेशंस अपन उसके रोक सकते हैं। क्या मानते हैं? जैसे कि हमने पहले फर्स्ट चीज़ डिस्कस करी थी कि वाइटल पैरामीटर्स, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन, CO2 लेवल और पीएच, ये हमारे बॉडी के सबसे वाइटल चीज़ें हैं। अगर हम इसको खराब होने देंगे तो वो अंदर बॉडी के मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ वो लेके जाएगा। अगर हम इस चीज़ को अर्ली आइडेंटिफाई कर लें कि बॉडी के इन 5 वाइटल पैरामीटर्स में अगर प्रॉब्लम हो रही है और उसको हम अर्ली इसको सपोर्ट कर लें, ब्लड प्रेशर का सपोर्ट अर्ली कर लें, ऑक्सीजन लेवल का सपोर्ट अर्ली कर लें और पीएच को अर्ली मेंटेन कर लें, तो वो पेशेंट के जो बाकी जो दूसरे ऑर्गन है वो सारे सेव हो जाते हैं। और इसलिए हमारे को अगर कोई पेशेंट एग्जॉस्ट होने वाला लग रहा होता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो सकता है या पीएच डिस्टर्ब हो सकता है, तो उन पेशेंट को हम वेंटिलेटर पे जल्दी ले लेते हैं ताकि वो वाला काम जो है वो बॉडी का वो स्टेबल हो जाता है। ये चीज़ इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि वी आर लकी कि अपने पास वेंटिलेटर है। अपने अगर वाइटल ऑर्गन्स की बात करें, ब्रेन का कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। ब्रेन के अंदर कोई थोड़ा ना ब्रेन के अंदर खराब होगी तो कोई मशीन लगा के अपन ब्रेन चला सकते नहीं। पर किडनी एंड लंग्स दो, तो अब तो हार्ट में भी ऐसे डिवाइसेस आ गए कि हार्ट को आपको एक बीच के अंदर सपोर्ट मिल सकता है। पर लंग एंड जो है किडनीज दोनों ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसके पास अपने पास सपोर्ट सिस्टम है। जब तक डिजीज अपने ठीक होने के लिए जो बीच का टाइम है वो उस समय आपको सपोर्ट देके वहां से निकाल सकते हैं। डॉक्टर के शर्मा, एक अपनी चीज रह गई थी, वो आपकी ब्रोंकोस्कोपी को लेके। तो ये जो ब्रोंकोस्कोपी, जैसे गैस्ट्रोस्कोपी तो लोग बाग आराम से करा लेते हैं, पर ब्रोंकोस्कोपी लगता है कि पता नहीं कैसे जाएगा और लंग के अंदर कैसे घुस जाएगा। ब्रोंकोस्कोपी का इंडिकेशन कहाँ है? क्योंकि पेशेंट जो सांस का एकदम लेके आता है, कई बार चीज़ें उसकी अटकी हुई मिलती है या और भी कोई तकलीफें मिलती हैं, ब्रोंकोस्कोपी कहाँ यूज़ करते हैं? देखिए, ब्रोंकोस्कोपी अगर कोई भी पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब पहले से उसको कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज है, मतलब कि ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उसके अंदर निमोनिया होता है, तो ये शॉर्ट इंडिकेशन है, उसको हमें ब्रोंकोस्कोपी करके तुरंत सैंपल भेजनी चाहिए ताकि हमें कीटाणु को जल्दी पता लगे और हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट मॉडिफाई कर पाएँ। इसके अलावा नॉन रिजॉल्विंग निमोनिया, मतलब कोई पेशेंट है जिसको निमोनिया है, अपन दवाई दे रहे हैं फिर भी निमोनिया नहीं जा रहा है, और या फिर वो पेशेंट जो बलगम नहीं निकाल पा रहा है, हमने सब कुछ दे दिया उसको, सलाइन भी सुंघा दिया, फिर भी उसका बलगम बाहर नहीं आ रहा है, तो उसमें हमें अंदर जाके ब्रोंकोस्कोप से जाके सैंपल लेना पड़ता है ताकि हम कीटाणु का पता लगा पाएँ। इसके अलावा मान लीजिए सांस की नली के अंदर बलगम फंस गया या पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड फंस गया, तो उसको साफ करने के लिए हमें ब्रोंकोस्कोपी करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमें लग रहा है कि अंदर कोई गांठ है, गांठ अवरोध कर रही है या हमें उसका सैंपलिंग करना है, तब हमें ब्रोंकोस्कोपी पढ़नी पड़ेगी। एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर के रूप में आप मानते हैं? लाइफ सेविंग प्रोसीजर, बिल्कुल। कई आईसीयू में कई मरीजों में बड़ा लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है, विशेषकर वो मरीज जिनमें कुछ लंग्स की नलियों के अंदर फंस जाता है। फंसने की वजह से वो पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे है तो भी वेंटिलेट नहीं हुआ क्योंकि हवा आगे नहीं जाएगी, तो उस स्थिति के हमें तुरंत ब्रोंकोस्कोप अंदर डाल के उस चीज़ को हम बाहर खींचते हैं या बाहर निकालते हैं, तो रास्ता खुल जाता है और लाइफ सेविंग होता है। डॉक्टर खेदड़, क्योंकि मैं चाहूँगा कि एक मैसेज के रूप में भी दें कि
एंटीबायोटिक्स का जितना यूज़ होना चाहिए उससे ज़्यादा आजकल मिसयूज़ होने लगा है। ख़ासतौर पे ओरल एंटीबायोटिक्स की अगर बात करें, लोग बाग जाते हैं, 7 दिन की दवाई लिखी होती है, 4 दिन की खाते हैं, ठीक होते हैं, रख लेते हैं कि जब दोबारा बीमार होगा, मतलब वो पहले से ही एंटिसिपेट कर लेता है कि मेरी हरकतें तो ऐसी है कि जब मैं दोबारा बीमार होऊंगा तो मैं बची हुई 3 दिन की उनको खा के काम में ले लूँगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आलोक, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। आपने बड़ा अच्छा सा एक ज्वलंत समस्या को उजागर कर दिया कि आज की तारीख में जो एक ड्रग रेजिस्टेंस आ रहा है, पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स के प्रति जो रेजिस्टेंस आया है, ये एक सारे संसार की समस्या है। हम देखते हैं कि भाई ये दवाई दी नहीं ठीक हुआ, ये दवाई दी नहीं ठीक हुआ, डॉक्टर साहब आए महंगी महंगी दवाइयाँ काम में ले रहे हैं। ये एक जो यूज का पैटर्न है कि एक वायरल निमोनिया है, एंटीबायोटिक काम में ले रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, थोड़े दिनों में लेते रहेंगे तो उसके बाद वहाँ जो बैक्टीरिया है वो काम करना कम कर देता है, या पार्शियली ट्रीटेड है। एक 3 दिन ली, फिर बंद कर दी, फिर दूसरे ली, उसके बाद बंद कर दी, तो वो एक उसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर जीन चेंज हो जाता है, वो रेजिस्टेंस डेवलप। ये धीरे धीरे रेजिस्टेंस पैटर्न है वो कम्युनिटी में चला गया। तो प्राइमरीली जो अपने को केस मिल रहे हैं वही रेजिस्टेंट मिल रहे हैं, इसलिए आउटकम टीबी में भी यही प्रॉब्लम है। टीबी में भी यही एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। तो जो एक बार बार हमारी एक फेटर्निटी डिस्कस करती है कि एंटीबायोटिक स्टुवर्डशिप की को फॉलो करें, कम्युनिटी रेजिस्टेंस ये आ रहा है। जो पैटर्न कुछ साल पहले जो वेस्टर्न वर्ल्ड में थे वो आज ग्लोबल हो गए। ग्लोबल कुछ साल पहले हम देखते थे कि जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस एमडीआर की टीबी का देखने का नहीं थी, कुछ अपने पास रिसोर्स भी कम थे, लेकिन जब अब अपन नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं, अपने पास जीन स्टडी आ गई है जिससे अपन रेजिस्टेंस का पैटर्न देख रहे हैं, अपने पास कल्चर्स के हाई जो ऑटोमेटेड कल्चर्स आ गए हैं जिससे अपने को ये सारी चीज़ें पता लगी, अपनी खुद की स्टडीज आ गई हैं जिससे अपने को पता लग गया कि ये कम्युनिटी के अंदर बैक्टीरियल रेजिस्टेंस आ रहा है। तो आज की तारीख में एक्सपर्ट का रोल बहुत बढ़ गया है कि व्हाट इज़ दी, किस एरिया में अपने को एंटीबायोटिक यूज़ करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि प्रॉपर और अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबायोटिक क्या है, ये आज भी एक डिफ़िकल्ट प्रश्न के रूप में उभर के आ रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि जिस आदमी को एक सेंसिटिविटी पैटर्न का आइडिया है, प्रॉपर एंटीबायोटिक का ड्यूरेशन कितने दिन तक दे रहा है, हाई एंड एंटीबायोटिक्स का यूज़ है उसको रिजर्व करना है। कुछ एंटीबायोटिक्स है जो हमें रिसाइकिल में आएंगी, कुछ रिजर्व एंटीबायोटिक्स है जिसके ऊपर अपने को एक बड़ा सीरियस तौर देना पड़ेगा, अदरवाइज एक अनसीन किलर है वो सारे संसार में पाइपलाइन के अंदर ज़्यादा एंटीबायोटिक नहीं है। और एंटीबायोटिक मिसयूज जो है, इसीलिए आज जब अपन आईसीयू के अंदर जाते हैं तो मेनली जो कॉस्ट जो बढ़ती है वो बढ़ती दवाइयों की वजह से है, क्योंकि अब रेयर दवाइयाँ जो है या हाई एंड दवाइयाँ हैं वो यूज़ होती हैं तो डेफिनेटली कॉस्टली होती हैं। डॉक्टर के शर्मा, क्योंकि COPD डे हर साल बनाया जाता है और इस बार का जो थीम रखा गया है कि अपन सब मिलके COPD को ख़त्म करें, मतलब एम अपना जो है ये रखा गया है, क्या मैसेज के रूप में देना चाहेंगे कि COPD में पब्लिक में कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए जिससे वाकई जो थीम 2019 का है उस पर अपन चल भी पाए? तो थीम बड़ा ही क्लियर है कि भाई हम सब मिलके ही ख़त्म कर सकते हैं। हम कैसे ख़त्म करेंगे? स्मोकिंग आपको खुद भी नहीं करनी है और किसी को करने भी नहीं देनी है। अगर हम इस बंद कमरे में बैठे हैं, मान लीजिए आपका कोई साथी स्मोक पी रहा है या स्मोकिंग कर रहा है, तो लगभग आप मान के चलिए आधी सिगरेट आपने भी पी ली है। अगर ऐसी स्मोकिंग की बात कर रहा हूँ मैं, और खुले में भी वो पी रहा है तो लगभग 25 से 30% तक आपको भी उसका नुकसान होता है। तो उसने अगर 5 सिगरेट पी तो 2.5 सिगरेट तो आप भी पी चुके हैं। तो स्मोकिंग इज़ अ बिग नो, आपको खुद भी नहीं पीना है और साथ वाले को भी बिल्कुल मना करना है कि स्मोकिंग ना करें। सेकंड चीज़ है जो भारत में बड़ा कॉमन है, अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग चूल्हे का बड़ा उपयोग करते हैं, अभी भी है कई जगह बड़ा प्रेवलेंट है। तो चूल्हा बड़ा कॉमन कॉज है इंडिया के अंदर, विशेषकर महिलाओं में COPD का। तो उसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि उससे नुकसान ही है। बेसिकली जितना भी धुआं आता है वो इतना ज़्यादा धुआं होता है कि कई सिगरेट के बराबर होता है वो। थर्ड चीज़ है पोल्यूशन ना करें, पोल्यूशन से बचें और पोल्यूशन ना भी करें। बचना तो हर कोई चाहता है पर पोल्यूशन ना करें, खुद ना, क्योंकि हमारा थीम यही है कि हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे? स्मोकिंग छोड़ दें, पोल्यूशन ना करें। ये मतलब हर कोई ये कहने में कि पोल्यूशन से हमें दिक्कत हो रही है। अभी आपने देखा इतना मीडिया में आ रहा है कि पोल्यूशन हमें ये परेशान कर रहा है। पोल्यूशन आ कहाँ से रहा है?
हम अपन लोग ही ही है, कर रहे अपन ही। हैं, अपन ही कर रहे हैं। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा कि हम पोल्यूशन ना करें। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, स्मोकिंग, पोल्यूशन, इसका ध्यान रखें और अपने फेफड़ों को बचाएं, ये सबसे जरूरी डॉक्टर है। किशोर, मैसेज के रूप में मैं चाहूँगा कि वेंटिलेशन के बारे में जो लोगों को मिथ है उसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये वेंटिलेटर एक सपोर्ट सिस्टम है, और सपोर्ट सिस्टम हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हमें वो लगाना चाहिए, और हमें इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए कि ये सपोर्ट सिस्टम परमानेंट हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पेशेंट को अगर टाइमली ट्रीटमेंट मिलेगा तो ये सपोर्ट सिस्टम हट सकता है। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, और ये हमारी बॉडी को बचाने में ही सहायक है। ये यूजुअली परमानेंट नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी COPD की अपन बात कर रहे हैं तो ये सब प्रिवेंटेबल इलनेस है, और वैसे भी स्मोकिंग को या टोबैको को सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटेबल कॉज माना गया है, जो कि जितनी भी डिजीज़ हैं, अगर कोई मान के चलें भी किससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रिवेंट कर सकते हैं तो इट इज़ टोबैको। तो यूज़ ऑफ टोबैको, आज सब जने यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, एक चीज़ तो तय करके जाएं कि स्मोक नहीं करेंगे और दूसरे को करने भी नहीं देंगे, और जितना हो सके अपना पॉल्यूशन लेवल जो है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन लेवल को अपन कम कर सकें। डॉक्टर RS खेदर, डॉक्टर KK शर्मा, डॉक्टर किशोर मंगल, आपका धन्यवाद। नमस्कार।